जब ऐसे कुछ लोगों की कहानियां सुनोगे ना, देखो उसने रिस्क लिया, आज देखो कहां पर है। बट ऐसे लाखों में एक होते हैं। हमें उनको अपना आइडल नहीं बनाना है। हमें दिमाग ये लगाना है कि जो मेरा सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो ऑलमोस्ट 100% हो। तो अब ये कैसे होता है, रिस्क मिनिमाइज कैसे होता है? क्योंकि अगर रिस्क मिनिमाइज हो गया तो अब चैलेंज लेना भी वर्थ हो गया, वरना चैलेंज लेना ही वर्थ नहीं है। अगर मैं आपको एक लॉटरी की टिकट देता हूं और बोलता हूं कि इसमें जीतने की पॉसिबिलिटी ये है और रिस्क की पॉसिबिलिटी ये है, तो आप कितने एक्साइटेड हो जाओगे? क्या बहुत एक्साइटेड हो जाओगे? फिर आप क्या करोगे, अपना ध्यान इधर उधर लगाओगे। एक तो आपका ध्यान उस लॉटरी में से हट गया, क्योंकि आपको पता है कि वो लॉटरी की टिकट है, वो लगने के चांसेस ही बहुत कम है, उसमें रिस्क ज्यादा है और जीतने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है लेकिन बहुत कम है। लेकिन जीत गए तो लाइफ बन जाएगी। तो ऐसे हम जीते हैं, एक्सट्रीम में जीते हैं। या तो एकदम ही कुछ ऐसा सोचने लग जाते हैं अपने माइंड में, ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, जबकि हमको भी अंदर से पता है कि वो लॉटरी की टिकट है। ये जो आपकी दो प्रॉब्लम्स है ना, दो दिखने में लग रही है लेकिन दो नहीं है, एक ही है ये प्रॉब्लम। एक है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये एक चैलेंज हो गया, राइट? अपना जो गोल है उस पर फोकस नहीं करते, इधर उधर भटक जाते हो। उसके पीछे की जड़ क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूं। और एक है कि कुछ बड़ा आप सोच ही नहीं पाते हो, या सोचते भी हो तो उस पर टिक नहीं पाते हो, छोटे मोटे में उलझ करके रह जाते हो। ये दो प्रॉब्लम दिख रही है ना, इसकी जड़ एक ही है। वो जड़ क्या है कि वो जो बड़ा आप सोच रहे हो वो सिर्फ एक विश है, वो सिर्फ एक ड्रीम है जिसका कोई बेसिस नहीं है, हवाई महल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि उसको अचीव करने का प्लान है आपके पास में, जहां पे सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 100% हो, और वो प्लान आप अपने घर वालों को बता सको, आपको खुद को भी क्लियर हो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ जो आपको लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होगा, ऑन द बेसिस ऑफ जो हो चुका है, उसी को तो मैप बोलते हैं। मैप उसके बेस पे बनता है जो हो चुका है, जो है, वो नहीं जो होने वाला है। उसके बेस पे मैप थोड़ी होता है, वो मैप भी इमेजिनरी हो गया। क्या आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सर आई फील कि जब हम सोचते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, ये रोड नोट टेकन है, एकदम से बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो चीज़ सोचने से पहले हमें क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे ये चीज़ करनी है तो मेरा प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए वी कैन एक्सप्लोर। हम देख सकते हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने सिमिलर फील्ड में कुछ किया है। एग्जैक्ट हम उन्हें कॉपी ना करें, बट कहीं ना कहीं एक आइडिया लगता है कि हाँ दूसरे उन्होंने ये गलतियाँ की, शायद मुझे ये नहीं करनी चाहिए, इस साइड से जाना चाहिए। तो एक प्रोसेस जब बनाएंगे तो हमें खुद भी पता चलेगा कि हाँ इधर रिस्क अब कम होता जा रहा है, ये चीज़ें हट गई, जो मेरे को ये लग रहा था कि यार ये इशू आ सकता है, फेलियर हो सकता है इधर, तो वो चीज़ें हम खुद ही एलिमिनेट कर देंगे। तो एक स्ट्रेट प्रोसेस हो जो आप दूसरों के साथ साथ खुद को बता सको कि हाँ ये चीज़ है, उसके बाद हमें वो चैलेंज इतना बड़ा नहीं लगता, हमें लगता है कि हाँ इट कैन हैपन। नॉट इट कैन हैपन, इट विल हैपन, एंड इट इज नॉट रोड नॉट टेकन। देखो ये जो टर्म्स हम यूज करते हैं ना, वहीं पे जाकर के हम फंस जाते हैं, क्योंकि द मोमेंट यू से इट इज रोड नॉट टेकन, दैट इज वेरी रिस्की। आप यहां से कहीं जा रहे हो, आप कौन सी रोड पे जाना पसंद करोगे? रोड विच इज टेकन और रोड विच इज नॉट टेकन? विच इज टेकन। द रोड विच इज टेकन। तो why are you saying that road is not taken? That road is taken, but not in your family or in your friend circle. वो आपको पता नहीं है कि वो लोग कौन है जिन्होंने वो रोड ली, और ये भी नहीं पता है कि उस रोड पे चल करके उनका क्या हुआ, या ये कह लो उस रोड पे चल करके जो सक्सेसफुल हुए उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है कि उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए, कैसे किया, क्या किया। अगर वो सब आपको पता लग जाए तब तो ये रोड टेकन हो गई, रोड नॉट टेकन तो है ही नहीं। तो रोड नॉट टेकन से पहले आ जाओ रोड टेकन पे, फिर आ जाओ कि किसी भी तरीके से ये जो रिस्क है और ये कैन हैपन है, इट मस्ट बिकम विल हैपन। कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये तो होगा ही। क्यों? क्योंकि ये हुआ है पास्ट में, इस तरीके से उन्होंने ये किया और ये हुआ, तो मेरे को बेस्ड अपॉन माई कैपेबिलिटी मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि आई कैन डू इट। ये कोई बहुत मुश्किल तो है नहीं। तो आसान बनाना है मुश्किल को, मुश्किल नहीं बनाना है। सवाल ये मत पूछो कि कैसे मैं एक मुश्किल से मुश्किल गोल को अचीव करूं। सवाल ये पूछो कि कैसे मैं अपनी लाइफ के मुश्किल से मुश्किल गोल को पहले आसान बना दूं, उसका रास्ता मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर हो, पेपर पे बिल्कुल क्लियर हो, कोई अगर मेरे से पूछता है तो मेरे को बिल्कुल क्लियर हो, और वो इस बेसिस पे ना हो क्लियर कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि ये रही केस स्टडी, और ऐसी एक केस स्टडी नहीं है, ऐसी ये 10 केस स्टडीज है। उन्होंने एग्जैक्टली यही किया जो मैं कर रहा हूं,
और कॉपी करने में भी कोई बुराई नहीं है, बट नकल के लिए अकल चाहिए। कोई एथलीट है जो कि वर्ल्ड क्लास है, उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया है, तो उसने एक प्रोसेस को फॉलो किया है, तो अगर आप भी उस प्रोसेस को कॉपी कर रहे हो तो उसमें बुराई क्या है? अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझते हो और आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसका रास्ता भी मुझे पता है, मतलब मुझे ये भी पता है व्हाट टू डू, मुझे ये भी पता है हाउ टू डू, अब इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि 1-2 साल लगेंगे वो होने में। तो अब छोटी मोटी चीजों की तरफ जो आप डिस्ट्रैक्ट होते हो या खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हो, वो नहीं कर पाओगे। ये कहना गलत होगा कि आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, आप डिस्ट्रैक्ट करते हो खुद को। क्यों करते हो? क्योंकि कोई बड़ा विजन नहीं है ना माइंड में। विजन किसे कहते हैं और विश क्या होती है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो विजन के बेस पे काम करते हैं, विश के बेस पे नहीं करते हैं, विशफुल थिंकिंग के बेस पे नहीं करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कम विद ऑल काइंड्स ऑफ विशफुल थिंकिंग। मेरे को मिलते हैं इधर उधर यहां पे वहां पे कि सर हम ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे। मैं कहा कैसे? ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज द बेसिस ऑफ योर लॉजिक? फॉर एग्जाम्पल, आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हो, तो अब आपको क्या करना है, वर्ल्ड की जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनीज हैं उन सबके नाम पता है आपको? इंडिया के पता है। इंडिया के पता है, इंटरनेशनल नहीं पता। बट इंडिया में तो अभी ये मार्केट ही इतनी डेवलप नहीं हुई है, अभी तो ये मार्केट अभी फेयरली न्यू है। तो इंडिया में जिसके बारे में आपको पता भी है, उन्होंने खुद ही ज्यादा कुछ अचीव नहीं किया है, तो उसके बेस पे आप ज्यादा बड़ा कुछ नहीं सोच सकते। और प्लस वो जो इंडिया में जिनके बारे में आपको पता है वो ऑलरेडी इंडिया में लीडर्स हैं। अगर उनको आपने समझ भी लिया कि वो क्या कर रहे हैं, तो यू विल ऑलवेज बी द सेकंड बेस्ट और द थर्ड बेस्ट और फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट। इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, तो पहले आपको एक गैप को आइडेंटिफाई करना होगा। वो गैप कहां से दिखेगा? जब इंटरनेशनली आप देखोगे कि इस फील्ड में, जिसको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोलते हैं, कि किस किस तरह की एजेंसीज हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, और वर्ल्ड की टॉप 10 एजेंसीज कौन सी हैं, उनकी रेवेन्यूज क्या है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ऐसा क्या है वो जो 10 के 10 कर रहे हैं जो उन सब में कॉमन है, और ऐसा क्या है जो उन 10 में अलग अलग है। अब उसके बेसिस पे आप किस गैप को पकड़ रहे हो, आपकी जरूरत क्या है। आपके बिजनेस की नीड तो आपको है, बट जो इन्फ्लुएंसर है उसको क्या नीड है? उसको तो कोई नीड नहीं है, उसके पास तो आपकी जैसी और 10 एजेंसीज अप्रोच करेंगी। तो वाई यू, वाई नॉट समबडी एल्स? अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं जो कि पैसा कमाना चाहता हूं, मेरी जो फॉलोइंग है उससे, तो मैं तो उसके साथ जुड़ूंगा ना जो टॉप पर है। आपके साथ क्यों जुड़ूंगा? बुरा तो नहीं लग रहा ना आपको? हाँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे बात कर रहा हूं। आपको इस तरह के सारे सवालों को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि मेरे को अपने आप को छोड़ करके, यानी अपने बिजनेस को छोड़ करके, यह समझना पड़ेगा इन्फ्लुएंसर की लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, और क्या उसका कोई सोल्यूशन दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर आप उसको कोई ऐसा सोल्यूशन दे पाओ जो और कोई नहीं दे पा रहा है, या कोई ऐसी डील दे पाओ, या कुछ ऐसा कर पाओ जो और कोई सोच भी नहीं रहा है इस वक्त इंडिया में, तब आपके लिए एक जगह है इस बिजनेस में, नहीं तो कोई जगह नहीं है। यू गॉट इट? आपको पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिली ना सर? एक पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। एग्जैक्टली मतलब अब आपको पूरा इंटरनेशनली स्टडी करना पड़ेगा, अपनी विजन को बड़ा करो। इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर होता है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, कहीं पर भी हो, उसका जो बेसिक साइकी है वो सेम होता है। दे वांट टू मेक मनी एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज मच एज पॉसिबल। क्या आप उसको वो स्ट्रक्चर दे सकते हो, और क्या उसके माइंड में वो ट्रस्ट को एस्टैब्लिश कर सकते हो कि वो आप पे ट्रस्ट करे? वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? हो सकता है इंडिया में कोई और इस चीज को ना समझता हो सकता है आपको लगता है कि मैं समझता हूं, लेकिन आप एक्चुअल में नहीं समझते हो। यहां से शुरू करो। बिगिनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज दैट आई डोंट नो, इट्स नॉट दैट आई नो। क्योंकि अगर आप कहते हो कि मुझे नहीं पता, तभी तो आप जान लगाओगे ना। जानने के लेके इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, आपके सब कुछ टिप्स पे होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, वर्ल्ड वाइड इसकी क्या मार्केट साइज है, यूएस में इसका मार्केट साइज क्या है, इंडिया में क्या है, पोटेंशियल क्या है, अभी 2022 में ये है तो 2030 में क्या होने वाला है, ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ होगा, जो और डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहां पर कितना कितना बिजनेस कौन कौन सी फर्म कर रही है और कैसे कैसे कर रही है, उनकी क्या स्ट्रैटेजी है, उनके साथ में कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वो इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू और क्या क्या कर रही हैं। क्या आप सिंपल इन्फ्लुएंसर को ये बोल रहे हो कि मैं तुम्हें एडवर्टाइजर से कनेक्ट करता हूं, तो वो तो हर कोई बोल रहा है। और कैन यू गिव हिम अ रेवेन्यू स्ट्रीम जो और कोई सोच भी नहीं पा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जो इंटरनेशनली हो रहा है। सर अगर इसमें हम प्राइस सेंट्रिक में खेलें,
प्राइस सेंट्रिक मार्केट की जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी को, एक तो वो बाकी जो टॉप की हैं उनसे नीचे है, प्लस जो मेरी पर्सनैलिटी है, जैसा मैं हूँ मेरे पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं सब कुछ आपको क्लैरिफाई करके दूंगा ऑन पेपर विद अ स्टैम्प, कि कंपनी के स्टैम्प के साथ कि ये आपके साथ होगा। इसको ऐसे समझो कि अभी मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ मान लेते हैं, और मैं ये सब पैसे के लिए कर रहा हूँ। अब आप मेरे पास में आए और आपने आकर के ये सब बातें बोली कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैं कहूँगा मुझे क्या पता आप कैसे हो, हम पहली बार मिल रहे हैं, दैट इज़ वन। दूसरा, मैं आपसे पूछूंगा अभी तक आपने क्या किया है, कौन कौन से इन्फ्लुएंसर्स आपके साथ जुड़े हैं। आप कहोगे मुझे 2 महीने हुए हैं शुरू करे हुए। तो जो भी अभी तक आपने कहा उसके बेस पे आप कहोगे मैं ये सस्ता दे रहा हूँ, तो मैं कहूँगा हाँ वो तो आप सस्ता दोगे ही ना, आप नए हो, आप अभी सारी बातें करोगे ही कि मैं ये कर दूंगा, एग्रीमेंट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा बेसिस ऑफ दिस, बट मेरी तो एक रिलेशनशिप ऑलरेडी है उस कंपनी के साथ में, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, खत्म। अब क्या करोगे, फंस गए ना। ऐसे जवाब पाने से अच्छा है कि पहले ही आप इस पूरे स्ट्रक्चर को इमेजिन कर लो कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो क्या होगा, आपको इधर उधर की बात ही नहीं करोगे, आप वो बात नहीं करोगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, अब वो बात करोगे जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। इसको बोलते हैं फीचर्स एंड बेनिफिट्स। मतलब एक सेल्समैन आएगा आपके दरवाजे पे, घंटी बजाएगा, ये हमारा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ये है, वो है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये मैं मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सस्ता है, सब यही तो कर रहे हैं, तो आप भी तो यही कर रहे हो। ये हो गया फीचर्स। बेनिफिट क्या होता है, सामने वाले की साइकी को समझा कि वो जो बायर है उसको क्या चाहिए। इस प्रोडक्ट के अंदर 10 फीचर्स हैं जो कमाल के हैं, बट हो सकता है उसमें से 9 में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे एक मोबाइल आप खरीदने जाते हो, उसमें जितने फीचर्स होते हैं सारे यूज करते हो क्या? तो कोई मोबाइल को किसी वजह से ले रहा है, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। हो सकता है एक आदमी गया मोबाइल शॉप पे मोबाइल खरीदने के लिए, जिसकी एज है 60 साल, उसको एक मोबाइल ऐसा चाहिए जो बहुत आसान हो यूज करना, और वो दुकानदार आकर के बोल रहा है सर इसमें देखो ये फीचर्स है, ये फीचर्स है, वो बाहर निकल जाएगा, भैया मेरे को नहीं समझ आ रहा। तो वो फीचर्स उसके लिए नेगेटिव है, उस कस्टमर के लिए उसको फीचर्स नहीं चाहिए, उसको फीचर्स कम चाहिए। तो उसको क्या बोलना पड़ेगा, सर हमारे पास ये वाले मोबाइल्स हैं बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ऑपरेट करना। उसको समझ जाना है बात करके ही, आपको सर कैसा मोबाइल चाहिए, क्या चाहिए, आपका बेसिक यूज क्या रहता है। आपने वो समझा और फिर समझ करके उस कस्टमर को बोला सर हमारे पास इतने सारे मोबाइल्स हैं बट उसमें से सबसे बेस्ट आपके लिए ये है क्योंकि ये सबसे आसान है यूज करना, और आपकी एज ग्रुप में जितने भी कस्टमर्स हैं हमारे पास में उन सब ने ये मोबाइल लिया है और सारे बहुत खुश हैं। इसको बोलते हैं बेनिफिट। तो अगर आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी हो तो व्हाट आर योर बेनिफिट्स, व्हाट इज योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। सामने वाले की बात को बिल्कुल समझ जाना और उस हिसाब से फिर उसको एक स्ट्रक्चर प्लान करके देना कि आपको ये चाहिए, तो इससे अगर ये वाले इन्फ्लुएंसर्स या ये वाले आप लोगे तो उससे आपकी सेल्स भी बढ़ेंगी और इन्फ्लुएंसर्स का पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। इस सबसे पहले इंटरनेशनली स्टडी करना। ये जो स्टडी आप कर रहे हो ये पढ़ाई है, ये एजुकेशन है। बट हमारे माइंड में एजुकेशन का मतलब क्या है, जो डिग्री मिल गई, डिप्लोमा मिल गया, वो एजुकेशन है। क्योंकि इंडिया में लोग एजुकेशन का मतलब यही समझते हैं। उसके बाहर तो लोगों को लगता है एक बार मेरे को डिग्री मिल गई, अब एजुकेशन की क्या जरूरत है, अब तो मेरे नाम के आगे ये लग गया है, नाउ आई नो एवरीथिंग। अरे नहीं, एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो क्या आपके पास में एजुकेशन है इस इंडस्ट्री की? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ऊपर हजारों बुक्स हैं, उसमें से कितनी पढ़ी है? क्या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में A to Z सब कुछ जानते हो आप? ये कोई भी इंसान ऐसा आकर के आपके सामने बैठ जाए जो कि इस फील्ड में टॉप पर बैठा है वर्ल्ड के किसी और पार्ट में, मान लो न्यूयॉर्क से आता है, तो क्या उसके सामने बैठ करके आप उसकी लैंग्वेज में उसके साथ में बात कर सकते हो? या 5 मिनट में वो समझ जाएगा अभी तो आप एमेच्योर हो और मैं एक प्रो हूं। आज जो हमारी फील्ड है जिसमें मैं हूं, उस फील्ड में आई एम अ प्रो। आज से नहीं, जब हमने लॉन्च भी नहीं किया था तब से मुझे A to Z सब कुछ पता था। कहां कहां पे कौन कौन सी डील हुई है, किस किस ईयर में हुई है, कितने कितने की हुई है, कौन कौन सी कंपनीज हैं जो ऑपरेट कर रही है, उनके क्या क्या रेवेन्यूज है, क्या क्या प्रॉफिट मार्जिन है, क्या क्या बिजनेस मॉडल्स हैं, उन सब में अलग अलग क्या है, उनके फाउंडर्स कौन है, उन फाउंडर्स का बैकग्राउंड क्या है। उसके बेस पे मैंने एक बिजनेस मॉडल बनाया। तो मुझे डे 1 से पता था कि इसमें रिस्क 0 है। बट जिनको ये सब नहीं पता था, यानी कि मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे फ्रेंड्स या हमारे एम्प्लॉइज, उन सब के लिए इम्प्रैक्टिकल था, इम्पॉसिबल था। तो इम्प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल कैसे बनाते हैं? इम्प्रैक्टिकल क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है? जो डेटा के बेस पे प्लान बनता है वो प्रैक्टिकल है, और जो इमेजिनेशन के बेस पे बनता है वो इम्प्रैक्टिकल है। तो एक्चुअल में उनको लग रहा था वो प्रैक्टिकल है, मैं इम्प्रैक्टिकल हूं, जबकि वो इम्प्रैक्टिकल थे, मैं प्रैक्टिकल था।
क्योंकि मेरे पास में डेटा था, उनके पास में डेटा नहीं था। तो डेटा ना होने की वजह से, इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से वो डर रहे थे। मेरे अंदर कोई डर नहीं था। तो कॉन्फिडेंस कहां से आता है? नॉलेज से। नॉलेज से, दैट टू राइट नॉलेज, राइट इंफॉर्मेशन, राइट अंडरस्टैंडिंग। जितना वो होता चला जाता है, रिस्क कम होता चला जाता है। मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या होने वाला है, तभी इतना बड़ा स्टेप उठा लिया कि एक चलता हुआ बिजनेस रातों रात बंद कर दिया। मैंने कहा अब सारी एनर्जीज यहां पे लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है अभी ये बिजनेस छोटा है, बट आने वाले 5 साल बाद ये उससे 100 गुना बड़ा हो जाएगा। एक गैप नजर आ रहा था साफ साफ, सारा फोकस उस छोटे से गैप के ऊपर, बस खत्म। उसके बाद भी पॉसिबिलिटी थी कि बाय चांस 1% ये ना हो। उसके बाद ये पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ये ना हो, ये पॉसिबिलिटी थी कि मेरी कई फील्ड्स में एक्सपर्टीज नहीं थी। जैसे टेक मेरा बैकग्राउंड नहीं था, और हमारा ये पूरा बिजनेस टेक बेस्ड है। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि मैंने इस बिजनेस के एक एस्पेक्ट को तो समझ लिया इंटरनेशनली, दैट इज फोटोग्राफी, आर्ट, इमेजेस, वो तो समझ गया, बट टेक के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं थी। उसकी वजह से बिजनेस फेल हो गया लॉन्च करने के बाद में 6 महीने बाद। क्यों? क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चलती थी। वेबसाइट नहीं चलेगी तो बिकेगा कैसे? तो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम क्या थी? टेक, जो मैंने फोर्स ही नहीं करी थी, बट मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि ये हो नहीं सकता। इसको ऐसे कह सकते हैं कि मेरे माइंड में ये डाउट नहीं था कि ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, बट हुआ क्या कि मुझे लग रहा था ये गाड़ी चल जाएगी अगर हम ये सब कुछ करेंगे, बट गाड़ी चलाई, 5 मिनट बाद गाड़ी बंद हो गई। अब क्यों बंद हो गई वो मुझे पता ही नहीं। मुझे ये नहीं पता टायर पंचर नाम की भी एक चीज होती है, और टायर पंचर को ठीक कैसे करते हैं। तो ढूंढना पड़ा ऐसे लोगों को जिनको टायर पंचर ठीक करना आता है, बट माइंड में कभी भी ये डाउट नहीं आया कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। ये समझ आ गया था कि अच्छा ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से गाड़ी नहीं चल रही, बट इसको ठीक कैसे करना है वो मुझे पता नहीं। तो वो मैंने पहले खुद सीखा, तब फिर किसी नए को ढूंढा, उन्होंने 1-2 महीने लगाए और उन्होंने ठीक कर दिया पंचर, गाड़ी चलने लग गई। तो माइंड में ये डाउट नहीं आया कि गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। ये तो क्लियर था कि चलेगी, क्योंकि दुनिया में सबकी चल रही तो मेरी क्यों नहीं चलेगी? तो क्यों नहीं चलेगा ये काम? गिव मी वन गुड रीजन। सर कुछ लोग इस पे ना मतलब किस्मत पे डाल देते हैं कि भाई तेरी किस्मत नहीं चली। वो बेवकूफ होते हैं।